Brace yourself for round. RRR फिल्म के इन रियल हीरोज पर बनी है राजामौली की फिल्म RRR फिल्म के रियल हीरोज की कहानी। हाल ही में SS राजामौली की बहुचर्चित फिल्म RRR का ट्रेलर आया है। चारों तरफ चर्चा होनी ही थी क्योंकि फिल्म को डायरेक्ट देश के सबसे दिग्गज डायरेक्टर SS राजामौली ने जो किया है। आपको बता दें कि देश के सबसे महंगे और सफल डायरेक्टर में राजामौली टॉप पर है। SS राजामौली की फिल्म 400 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। फिल्म तो 7 जनवरी को आएगी, लेकिन फिल्म के ट्रेलर में जूनियर NTR और रामचरण जिन किरदारों को निभा रहे हैं, असल में वो किरदार फिक्शन नहीं है बल्कि सच है। और तो और हमारे देश में उनका बहुत बड़ा योगदान भी है। शायद आपको ना पता हो कि भारत के 2 महान क्रांतिकारियों के जीवन की दास्तां को ही RRR फिल्म में दिखाया जा रहा है। फिल्म में तो पूरी कहानी राजामौली के ट्रीटमेंट के साथ होगी, लेकिन आज हम आपको इन दोनों महान लोगों के बारे में बता देते हैं। दोनों क्रांतिकारी में एक है अल्लूरी सीताराम राजू और दूसरे हैं कोमाराम भीम। रामचरण फिल्म में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के रोल में है और वहीं जूनियर NTR कोमाराम भीम का किरदार निभाते दिखाई देंगे। तो आइए जानते हैं इन 2 देशभक्तों के बारे में डिटेल में। स्थानीय लोग और आदिवासी समुदाय अल्लूरी सीताराम राजू को मनियम विरुड्डू यानी जंगल का नायक कहते थे। उन्हें जंगल का नायक क्यों कहा जाता था, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले उनके जीवन पर एक नजर डालते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 में विशाखापट्टनम में हुआ था। हकीकत में उनकी जन्म तिथि विवादित है क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने उनके जन्म की डेट और सन को अलग अलग लिखा है, लेकिन 4 जुलाई 1897 को सर्व मान्यता है। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म एक तेलुगु भाषी परिवार में वेंकटरामा राजू और सूर्य नारायणम्मा के घर हुआ था। अल्लूरी के प्रारंभिक जीवन को लेकर अलग अलग मत है, लेकिन एक आधिकारिक रिपोर्ट से पता चलता है कि उनका जन्म भीमावरम तालुक में हुआ था और कई स्रोत इसे पश्चिम गोदावरी जिले के मुगल्लू गांव के रूप में बताते हैं। हाल के समाचारों में उनके जन्म स्थान के रूप में भीमुनिपट्टनम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित पंडरंगी गांव का नाम है। जब वे स्कूल में थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और वे पश्चिम गोदावरी जिले के नरसापुर में एक तहसीलदार अपने चाचा राम कृष्णम राजू के घर में बड़े हुए। उन्होंने नरसापुर के टेलर हाई स्कूल में पढ़ाई की और फिर अपनी माँ, भाई और बहन के साथ टूनी चले गए। वहां रहते हुए अल्लूरी ने विशाखापट्टनम जिले के क्षेत्रों का दौरा किया और इंडिजिनस लोगों के दुख दर्द को समझा। 15 साल की उम्र में वे अपनी मां के गृहनगर विशाखापट्टनम में चले गए और श्रीमती AVN महाविद्यालय में पढ़ाई की, मगर परीक्षा में असफल होने के बाद उन्हें कॉलेज से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद गोदावरी एजेंसी के चारों ओर घूमते वक्त वो आम लोगों के दुख दर्दों और परेशानियों में उनकी मदद करने लगे, तो उनके करिश्माई स्वभाव ने उन्हें आदिवासी लोगों के बीच पवित्र मसीहा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। अल्लूरी सीताराम राजू को सांसारिक सुख अच्छे नहीं लगे और उन्होंने 18 साल की छोटी सी उम्र में साधु बनने का फैसला किया। अल्लूरी सीताराम राजू ने बहुत कम उम्र में ही मुंबई, बड़ौदा, बनारस, ऋषिकेश की यात्रा की और देश के तमाम युवाओं की तरह अल्लूरी सीताराम राजू भी महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। 18 साल की उम्र में सन्यासी बनने से पहले उन्होंने ज्योतिष, जड़ी बूटी, हस्तरेखा विज्ञान और घुड़सवारी में विशेष दक्षता हासिल कर ली थी। 1882 के मद्रास वन अधिनियम के पारित होने के बाद जंगल में आदिवासी लोगों की मुक्त आवाजाही पर रोक लग गई। आदिवासियों ने ही जंगल को जंगल बनाया और इस अधिनियम के आते ही आदिवासियों को उनके ही जंगल से बेदखल कर दिया गया और तो और उन्हें अपने पारंपरिक पोडू कृषि प्रणाली में शामिल होने से भी रोक दिया, जिसमें स्थानांतरित खेती शामिल थी। अल्लूरी ने 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके दौरान आदिवासी लोगों और अन्य सहानुभूति रखने वालों के एक बैंड ने ब्रिटिश राज के खिलाफ वर्तमान आंध्र प्रदेश में मद्रास प्रेसिडेंसी के पूर्वी गोदावरी और विशाखापट्टनम क्षेत्रों के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई लड़ाई लड़ी, जिसने ब्रिटिश राज को हिलाकर रख दिया था।
पहले के असहयोग आंदोलन के कुछ पहलुओं का उपयोग करते हुए और आदिवासी लोगों के बीच व्यापक समर्थन के साथ अल्लूरी सीताराम राजू एक हीरो बन गए थे। वे अपना तीर कमान लेकर अंग्रेजों का सफाया करने निकल पड़े। उन्होंने फिर चिंतापल्ले, रामपचडावरम, दमनपल्ली, कृष्णादेवीपेटा, नरसीपट्टनम और अन्नावरम के आसपास के पुलिस स्टेशनों पर छापे मारे और उनको लूट लिया था। अपने साथियों के साथ उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की बंदूकें और गोला बारूद चुरा लिया और कई ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों को मार डाला। 1920 के आसपास अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासी लोगों को शराब छोड़कर अपनी समस्याओं को पंचायत में हल करने की सलाह दी। ये वो वक्त था जब देश अंग्रेजों के जुल्म सितम देख चुका था और तमाम देश के लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। इसका गहरा असर अल्लूरी सीताराम राजू पर भी हुआ और कुछ समय बाद उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों का त्याग कर दिया। देश के लिए लड़ते हुए उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई कई यातनाओं को भी हंसते हंसते सहा, लेकिन कभी भी उन्होंने अंग्रेजी की दमनकारी नीतियों के सामने सिर नहीं झुकाया। 7 मई 1924 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। असल में अल्लूरी को अंग्रेजी ने चिंतापल्ले के जंगलों में घेर कर फंसा लिया, फिर एक पेड़ से बांध दिया और कोयूरू गांव में गोलियों से भून डाला। देश के इस सच्चे सपूत ने हंसते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनका मकबरा कृष्णादेवीपेटा गांव में आज भी उनकी याद दिलाता है। आज भले ही अल्लूरी सीताराम राजू हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जीवन और उनकी कुर्बानियों में ऐसा बहुत कुछ है जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इतिहास में बेशक उन्हें ज्यादा जगह नहीं मिली, मगर ऐसा न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपने लहू से इस देश को आज़ादी दिलाई और अपनी कुर्बानी दी। RRR फिल्म में राजामौली जैसे दिग्गज डायरेक्टर अगर ऐसे क्रांतिकारियों को फिल्म में लेकर आ रहे हैं तो यकीन मानिए ये गर्व की बात है। अब बात करते हैं RRR फिल्म के दूसरे किरदार की, जिनका नाम है कोमाराम भीम। कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 में ब्रिटिश भारत के हैदराबाद राज्य में आदिलाबाद के पास सांकेपल्ली में गोंडी आदिवासी समुदाय के एक परिवार में हुआ था। कोमाराम भीम गोंड समाज से ताल्लुक रखते थे। वो गोंड जनजातियों से ब्रिटिश भारत में एक बड़े विद्रोही नेता थे, जिन्होंने अन्य गोंड नेताओं और कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हैदराबाद के सामंती निजाम के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और 1930 के दशक के दौरान रियासत के पूर्वी हिस्से में ब्रिटिश राज, जिसने 1946 के तेलंगाना विद्रोह की परिणति में योगदान दिया। भीमचंदा और बल्लालपुर के पारंपरिक राज्यों के आदिवासी आबादी वाले जंगलों में पले बढ़े, जो दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थे, और उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। वे जीवन भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे, क्योंकि गोंडी लोग जमींदारों और व्यापारियों के शोषण और वन पुलिस द्वारा जबरन वसूली के शिकार होते जा रहे थे। आपको बता दें कि 1900 के दशक के दौरान गोंडी क्षेत्र में खनन गतिविधि बढ़ने लगी थी। अंग्रेज जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को तेजी से लूटने लगे थे। राज्य प्राधिकरण काफी मजबूत हो चुका था और साथ ही कई ऐसे नियमों को पेश किया गया और लागू किया गया जिससे गोंड जनजाति का जीना और यहाँ तक कि भोजन तक की व्यवस्था मुश्किलों में आ चुकी थी। जमींदारों को उनके क्षेत्र में भूमि दी गई और उन्होंने गोंडी पोडू खेती की गतिविधियों पर टैक्स यानी लगान लगाया। गोंडियों ने अपने पारंपरिक गांव से पलायन करना शुरू कर दिया, जिस कारण कभी कभी प्रतिशोध और विरोध हुआ और फिर ऐसी ही एक घटना में भीम के पिता की वन अधिकारियों ने हत्या कर दी थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद भीम और उनका परिवार सांकेपल्ली से करीमनगर के पास जो गोंड शारदापुर चले गए थे। वे जमींदार लक्ष्मण राव के स्वामित्व वाली बंजर भूमि में बस गए थे। उन्होंने भूमि पर निर्वाह खेती शुरू की और बाद में वो भी हेवी लगान का शिकार बन गए। गोंड जनजाति त्रस्त थी और ये सब भीम से अब सहन नहीं हो रहा था। और फिर अक्टूबर 1920 में एक टकराव में भीम ने निजामती के एक वरिष्ठ अधिकारी सिद्दीकी साहब को मार डाला, जिसे राव ने फसलों को जब्त करने को भेजा था। कैद से बचने के लिए भीम अपने दोस्त कोंडल के साथ चंदा शहर पैदल भाग गए। दोनों को एक स्थानीय प्रकाशक विटोबा ने शरण दी थी। विटोबा एक ब्रिटिश विरोधी निजामेट पत्रिका चलाते थे। विटोबा के पास एक प्रिंटिंग प्रेस और वितरण नेटवर्क था।
विठोबा के साथ काम करने के दौरान भीम ने अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू बोलना और पढ़ना सीखा। विठोबा की गिरफ्तारी के बाद भीम को फिर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस बार भीम मंचिरयाल रेलवे स्टेशन पर एक परिचित के साथ असम में एक चाय बागान में भाग गए। उन्होंने 4.5 साल तक बागानों में काम किया और वहां भीम श्रमिक संघ की गतिविधियों में शामिल हो गए और फिर उन्हें अंग्रेजी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। भीम 4 दिनों के भीतर जेल से भाग गए और एक मालगाड़ी में सवार होकर बल्हार शाह लौट आए। भीम ने असम में अपने समय के दौरान अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में 1922 के रंपा विद्रोह के बारे में सुना था। बचपन में रामजी गोंड के बारे में उन्होंने जो विद्रोह और लोक कथाओं के बारे में सुना था, उससे प्रेरित होकर उन्होंने अपनी वापसी पर आदिवासियों के अधिकारों के लिए अपना संघर्ष शुरू करने का फैसला किया। भीम परिवार के साथ काकन घाट चले गए और लच्छू पटेल के लिए काम करने लगे, जो देवदम नामक गांव का मुखिया था। असम में अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए उन्होंने आसिफाबाद स्टेट के खिलाफ एक भूमि मुकदमे में पटेल की मदद की, जिस वजह से आसपास के गांव भीम को अच्छी तरह से जान गए। भीम ने सोमबाई नाम की एक महिला से शादी की और गोंड भूमि के आंतरिक भाग में भावेझारी चले गए और जमीन के एक टुकड़े पर खेती करने के लिए बस गए। फसल के समय के दौरान वन अधिकारियों ने उनसे फिर से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें यह कहते हुए छोड़ने की धमकी दी कि भूमि राज्य की है। अपने नए प्रभाव से भीम ने सीधे निजाम से आदिवासियों की शिकायतों को दूर करने की मांग की, लेकिन उनके प्रयासों को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। शांतिपूर्ण तरीकों से कोई रियायत हासिल करने में विफल होने पर भीम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र समाधान है। इसके बाद उन्होंने प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सीक्रेट संघों का गठन किया और जोटे घाट में आदिवासी आबादी को संगठित करना शुरू कर दिया। अंततः अंकुशापुर, भावेझारी, भीमनगुंडी, चलबारीडी, जोड़ेघाट, कालेगांव, कोषागुड़ा के 12 प्रारंभिक जिलों से आदिवासी नेताओं की एक परिषद बुलाई और भीम ने इस परिषद के तहत अपनी भूमि की रक्षा के लिए एक स्थायी छापामार सेना का निर्माण कर लिया और फिर कोमाराम भीम ने कई गोंड विद्रोह का नेतृत्व किया। भीम ने हैदराबाद की आजादी के लिए आसफ जाही राजवंश के खिलाफ विद्रोह की आग लगाई और लंबे समय तक संघर्ष किया। आदिवासी और तेलुगु लोक गीतों में आज भी उनकी स्तुति की जाती है। उनकी पुण्यतिथि हर साल अशुजा पौर्णमी पर गोंडों द्वारा मनाई जाती है, जहां जोधे घाट में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उनकी मृत्यु का स्थान और विद्रोह के दौरान उनके संचालन का केंद्र।